नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी के गुल। क्या स्टॉक मार्केट में जो अभी हो रहा है वो कोविड लेवल का क्रैश है? हमें क्या करना चाहिए? इज इट द राइट टाइम टू पैनिक? पैसे निकाल ले, लॉसेस बुक करे, प्रॉफिट का वेट करे, एसआईपीस के साथ क्या करे? गोल्ड और सिल्वर का फ्यूचर क्या है? अगर आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो मैंने हमारी नमा टॉक्स की ऑडियंस के लिए स्पेशली एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बुलाया जिनका 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट में अभी हो क्या रहा है, क्या करना चाहिए, व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी एंड सारी क्लैरिटी आपको आज इस 15-20 मिनट के छोटे से एपिसोड से जरूर मिलेगी। तो पूरा एपिसोड देखिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली तक शेयर जरूर कीजिएगा। प्यार दिखाइए सो दैट वी कैन ब्रिंग आउट मोर एपिसोड्स लाइक दिस फॉर यू। लेट्स गेट इनटू इट। स्टॉक मार्केट इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल राइट नाउ। किसी को नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, क्रैशेस हो रहे हैं या करेक्शन हो रही है, गोल्ड गिर रहा है, कोई ना कोई ऐसे स्टॉक्स जिनको हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे उनमें भी डिक्लाइन आया है। तो फॉर दिस एपिसोड में अपनी ऑडियंस के लिए जो मैं लाई हूँ, इसमें मैं चाहती हूँ ताकि वो समझ सके, छोटा सा एपिसोड है बट बहुत वैल्यूएबल है, ताकि वो समझ सके स्टॉक मार्केट में हो क्या रहा है और आगे की प्लानिंग कैसे करें। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू सर इज कि जो अभी 19 मार्च को बिगेस्ट डिक्लाइन इन 2 इयर्स हुआ था, उसका क्या रीजन है? जी, पहले तो थैंक यू सो मच। आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ये एक छोटा-सा सेशन रखने का, जिससे कई लोग इस टाइम पे घबराए हुए हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं बहुत या वो ज्यादा। रिसेंटली अभी इस टाइम पे मार्केट में आए हैं। सो 19th ऑफ मार्च को बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। बेसिकली मार्केट उस दिन मोर देन 3.5% फॉल किया था, व्हिच हैपेंड इट वाज़ द बिगेस्ट फॉल इन द लास्ट 2 इयर्स इन द लास्ट टू एंड इयर्स पीपल गॉट पैनिक्ड अ लॉट कि एकदम से क्या हुआ ये वाला। यस। उसके बेसिकली 3 रीज़न्स थे कि उस दिन जब अब जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहा है, जो वॉर चल रही है गल्फ में, वहाँ पे उसकी वजह से क्रूड हैज़ गॉन वे हाई, और उस दिन क्रूड का जो प्राइस था वो $110 पर बैरल को क्रॉस कर गया था, वेरी जो हाई। मार्केट के लिए बिल्कुल पॉजिटिव नहीं था, बिकॉज़ क्रूड इज़ नोन it's been taken as an input for various raw materials of various companies, चाहे वो पेंट कंपनीज हो, चाहे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, करेक्ट। एंड और हमारा वी आर ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी, तो हमारे लिए इन्फ्लेशन का इशू था, तो मार्केट को वो नेगेटिव हुआ। पहला रीजन ये था। उसको देखते हुए एफआईआईज ने उस दिन काफी ज्यादा सेल किया था। ऑल्दो एफआईआईज काफी सेल भी कर रहे थे, बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे दी सेल नंबर्स फॉर द एफआईआईज वर क्वाइट हाई कंपेरेबल टू दी आई। और उस दिन एक चीज और इम्पोर्टेंट थी, अगर आपने ट्रेंड देखा हो रिसेंटली, ये कई लोगों को नहीं पता, कि जब एफआईआईज सेल कर रहे होते हैं तो हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, विच इज एसबीआई, एलआईसीज एंड म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, उस दिन उनका छुट्टी थी, उनका ऑफ था। तो एलआईसी और एसबीआई, दीज आर द टू बिग नेम्स, they were not been able to participate on the market on that particular day। इस दिन आप उस दिन के नंबर्स जाके देखेंगे तो एफआईआईज तो सेल कर रहे थे, बट डीआईआईज बिकॉज ऑफ द नॉन बिजनेस डे फॉर देम, they were not been able to put the buy that time। एक ओके। और रीजन था। एंड थर्ड रीजन था कि इंडिया का जो सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, विच इज आई कैन नेम इट एचडीएफसी बैंक, उस ठीक दिन है। उसका स्टॉक 5% गिरा था। यस, उनके वी नो बहुत दैट। सीनियर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव है जिन्हें सरप्राइजिंगली रिजाइन कर दिया था, और रेजिग्नेशन में उन्होंने कुछ ऐसी चीज लिखी थी कि बैंक्स की जो वर्किंग है वो उनकी आइडियोलॉजी के साथ में मैच नहीं कर रही है। और ये एक नेगेटिव न्यूज है कि एचडीएफसी बीइंग वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस बैंक, और जिसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतनी ज्यादा हाई है, वो स्टॉक उस दिन 5% गिरा था। अब आप कहोगे वो तो 5% गिरा बट मार्केट 3% गिरी, बट जो एचडीएफसी बैंक का स्टॉक है, इट हैज गुड वेटेज इन दी यस, इंडेक्स। और डेफिनेटली। इतने म्यूचुअल फंड्स, इतने पोर्टफोलियोज हैं जिसमें एचडीएफसी बैंक होता ही आपको होता है, दिखता ही दिखता है। तो डेफिनेटली ये होता है। प्राइमरीली वो 3 रीजंस थे 19 मार्च को, जब मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉल किया था। ओके। आपने 19 मार्च का हमें ट्रेंड समझाया बट राइट नाउ वी आर सिटिंग ऑन 21 ऑफ मार्च टुडे, जब हम इसे शूट कर रहे हैं। क्रैश आया है स्टॉक मार्केट में मार्च के मिड एंड में। ये जो हम इस वीक में देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट एकदम से क्रैश हुई है, सब पैनिक कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है? पहले तो मैं आपको बोलूंगा, क्रैश वर्ड को आप यूज मत कीजिए। क्रैश वर्ड एक अलग होता है। क्रैश वर्ड होता है जब चीज खत्म हो जाती है। दिस इज नॉट अ क्रैश। इट इज नॉट अ क्रैश, इट इज अ करेक्शन। क्रैश और करेक्शन में बहुत बड़ा फर्क है। देखो, मैथमेटिक्स में हम एक बेस इफेक्ट का बहुत फर्क पड़ता है। आज से 5-6 साल पहले कोविड में मार्केट मार्च के महीने में 38% गिरा था फ्रॉम इट्स पीक, उसको क्रैश कहते हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में मार्केट अपने टॉप से, टू बी वेरी प्रिसाइज, 58 पॉइंट समथिंग परसेंट फॉल किया था, उसको क्रैश कहते हैं। दिस इज नॉट अ क्रैश। क्रैश इज समथिंग जहां पर फंडामेंटली चीजें स्ट्रक्चरली खराब हो जाएं। हाँ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्रैश का फंडामेंटल कैसे हो सकता है। सपोज गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई, ठीक है,
उस कंट्री में वॉर हो गई, उस कंट्री में कोई रिलीजियस इफेक्ट्स हो गए, कुछ हो गया, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड क्रैश। उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल कर गया, मासेस नंबर ऑफ उसके अंदर क्राइसिस आ गए, डेट बबल बर्स्ट हो गया, उसको क्रैश कहते हैं। जो 2008 में लेमन ब्रदर क्रैश हुआ था, which happened in the US, because US is connected to the entire world, so still lot of the world markets Everything was went down affected. that time. कोविड वॉज अ ग्लोबल इवेंट, राइट? यहाँ पे इंडिया के फंडामेंटली स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, द गवर्नमेंट इज स्टेबल, रिफॉर्म्स आर देयर, राइट? हमारा जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज ग्रोइंग. वी आर ओनली गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो. जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच हैज नाउ मूव टू द गल्फ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड नाउ उसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो हमारे एशियन इकोनॉमीज के ऊपर आ रहा है. तो अगर हम फॉल देखें, द वॉर जो अभी चल रही है ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में, it started from 28th of February. War is something which is not a good signal for the market. Markets don't like war. Market likes profitability. Market like good sentiments. Yeah. तो war is something which is not a good sentiment. तो उस दिन से हम आज तक देखें तो market approximately to my mind is about 10% down. Index जो निफ्टी है, अब 10% is a healthy correction. It is a correction. I should not call it as a name as a crash. But yes, news headlines अगर आप देखें तो big crash on the Wall Street or Dalal Street, big crash. I mean, this much market cap has been wiped out. So this is something which is a negativity always attracts. But one has to look at from the positive point of view that the valuations have cooled down for in case you are a long-term buyer. So जो लोग अभी पैनिक कर रहे हैं कि उनका स्टॉक पोर्टफोलियो रेड जा रहा है, क्या करें, अब क्या होगा, I think they all should not panic right now. It's a correction. They will bounce back. And is it the right time to buy now? See, right time to buy मैं नहीं कह सकता इस चीज के लिए. Right time was yesterday, right time is today, and right time is tomorrow. आपको अपने गोल्स के हिसाब से, बहुत लोग जो गलती करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक पर्पस डिफाइन नहीं करते. उस पर्पस को कहते हैं गोल. सपोज टुडे आई एम इन्वेस्टिंग, सपोज खुशी, इफ आई आस्क यू इफ यू वांट टू इन्वेस्ट द मनी टुडे, what is your purpose of the money to invest? Let's say I want to buy a house. You want to buy a house. So how far is this goal for you? आप 5 साल बाद खरीदना चाहते हैं, 10 साल बाद खरीदना चाहते हैं, 15 साल बाद खरीदना चाहते हैं, कब खरीदना चाहते हैं? Let's say 5 years. 5 years. So 5 years down the line, you want to purchase a house. So हम उसका बैक कैलकुलेशन करेंगे. आज लेट्स से आज आपको ये वाला हाउस खरीदना है, उसका लेट्स से वर्थ 5 करोड़ है, लेकिन 5 साल के बाद में आपको पता है इसकी वैल्यू 5 करोड़ नहीं रहेगी. अगर 5 करोड़ आज मेरे पास होते तो मैं आज बाय कर लेती, बट आई वांट टू बाय आफ्टर 5 years. सो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली पकड़ूं कि 5 साल के बाद में इसकी वैल्यू लेट्स से 7.5 करोड़ होगी, ठीक है, तो 7.5 करोड़ की बैक कैलकुलेशन करने के लिए हम ऐसी जगह आपके पोर्टफोलियो में फंड्स इन्वेस्ट करें या ऐसे एवेन्यूज में जाएं जहां पर आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ. ठीक है. तो लेकिन लोग क्या करते हैं, दे डोंट गिव अ पर्पस टू देयर इन्वेस्टमेंट्स. सो अगर आप इस टाइम को देखें, दिस टाइम इज एन अपॉर्चुनिटी. लोग घबरा कौन रहे हैं? जो भी रिसेंटली मार्केट के अंदर आए हैं. दोज हु हैव कम इन 2020, 2021, 22, they are still sitting on profits. अभी प्रॉब्लम क्या हुई है मार्केट में? From September 2024 to let's say January 2026, market has actually practically given zero returns. अब मार्केट ने अगर जीरो रिटर्न दी है तो प्राइस फॉल नहीं हुआ, लेकिन इट इज कॉल्ड अ टाइम करेक्शन. कि टाइम, उस टाइम में मार्केट ने रिटर्न नहीं दी, इट्स कॉल्ड टाइम करेक्शन. बट इट इज फॉलोड बाय दिस वॉर पर्टिकुलर सिग्नल, जिसमें मार्केट ने प्राइस करेक्शन भी हो गया. तो आज अगर मैं बोलूं कि मार्केट अपने पीक से 10% डाउन है, तो इट इज एक्चुअली नॉट 10% डाउन, इट इज 20% डाउन, बिकॉज जो 15-18 महीने में मार्केट ने रिटर्न नहीं दी है, अगर आप उसका भी रिटर्न कैलकुलेट कीजिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वैल्यूएशंस हैव कम डाउन बाय मोर देन 20% एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. I think this is what we are not able to understand right now. My next question to you is कि जो अब स्टॉक मार्केट में हो रहा है, सबके पोर्टफोलियो डाउन जा रहे हैं, उसकी वजह से अभी कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही है? अभी देखिए, सबसे पहले तो एआई इज द बिगेस्ट डिस्टरप्टर, जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं, उनके स्टॉक प्राइस पिछले 5 साल के पहले के प्राइस पे आ गए हैं वापस. सो आईटी सर्विसेज विच इज द बिग इंडस्ट्री फॉर अस, वो काफी ज्यादा इफेक्ट हुई है, उसके प्राइस काफी इफेक्ट हुए हैं. अभी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी नहीं आई है. व्हेन यू सी देयर नंबर्स आर स्टेडीली ग्रोइंग, बट नॉट दैट ग्रेट एक्सटेंट. बट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग दैट बिकॉज ऑफ दिस एआई डिस्ट्रप्शन गोइंग फॉरवर्ड, these companies will not be able to make that kind of a profit which they were expected to do it. And markets are always forward looking. वो आने वाले फ्यूचर के आउटकम को प्रिडिक्ट करके उस प्राइसेस को पहले ही फैक्टर कर लेता है. तो IT is one of the one which has been affected. And second is financials. Financials जो हैं, which is banking and financial services stocks हैं, वो affect हुए हैं because उनका जो weight है
हमारे इंडेक्स में वो सबसे ज्यादा है। अगर मार्केट गिरती है तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल्स गिरते हैं, अगर बढ़ती है तो फ्रंट रनर भी वही होते हैं। करेक्ट। और एफआईआईज की मेजर होल्डिंग्स भी फाइनेंशियल स्टॉक्स में ही फाइनेंशियल। हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल्स इज वन ऑफ द सेक्टर व्हिच हैज गॉट टेकन अ हिट because of this IT. There is a cascading effect which has happened on the consumption as well. So IT sector is always been known for a high paying salary job. वहाँ के जो बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी सैलरीज काफी आईटी अच्छी वालों होती की हैं, सैलरी आईटी वालों अच्छी की होती अच्छी होती हैं। सो दे वर द बिगर कंजम्पशन एंड द कंज्यूमर्स फॉर लग्जरियस थिंग्स। तो अगर आप देखें आईटी सेक्टर में जब फॉल हुआ अभी आईटी स्टॉक्स में, उसका इमीडिएटली इफेक्ट रियल एस्टेट स्टॉक्स पे आया, उसका इमीडिएटली इफेक्ट जो लग्जरी सेगमेंट्स ऑफ कंजम्पशन है उसके ऊपर आया। अच्छा। सो मार्केट हैज स्टार्टेड फैक्टरिंग कि इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। एंड अभी हमारे इंडिया में ऑटो कंपनीज जो बड़ी कंपनीज है विच आर बिगर ब्रांड नेम्स, दे आर नॉट लिस्टेड इन इंडिया। वी हैव मासेस कंपनीज जो कैटर करती हैं, दे आर लिस्टेड, तो वहां पर उसका इफेक्ट समझ नहीं आएगा। बट अगर हमारे बिगर ब्रांड्स अगर इंडिया में लिस्टेड होते तो उसका इफेक्ट वहां भी नजर आता। तो हम देख सकते हैं कि रियल एस्टेट के प्राइसेस अब डाउन जाएंगे। रियल एस्टेट के प्राइसेस डाउन आप कह सकते हो, लेकिन वही टाइम करेक्शन है। कहीं प्राइसेस डाउन जाएंगे, कहीं पर टाइम करेक्शन होगी। अगर 2 साल किसी चीज ने आपको रिटर्न नहीं दी और वही प्राइस आपको जो 2 साल पहले मिल रहा था और आज मिल गया, इफेक्टिवली इसको करेक्शन ही माना जाता है ना। Okay. लोग हमेशा प्राइस करेक्शन को फैक्टर करते हैं, बट टाइम करेक्शन इज आल्सो वेरी मच टू बी सीन एज। दैट इज इंटरेस्टिंग। अनदर थिंग जो मेरी ऑडियंस के दिमाग में आया होगा, बिकॉज अभी वही स्टॉक मार्केट का पैनिक चल रहा है, तो क्या लार्ज कैप अभी भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है मिड कैप और स्मॉल कैप से कंपेयर करें तो? देखिए, आपका टाइम होराइजन पे डिपेंड करता है। लार्ज कैप्स आर द लार्ज कंपनीज, मिड कैप्स आर द मिड सेक्टर कंपनीज। बट आपसे आज से 5 साल पहले और 5 साल के बाद का अगर आप चेंजेस देखेंगे तो कई मिड कैप कंपनीज आज की डेट में ऐसी हैं, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो कई ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो यहाँ यूज हो रहे होंगे, जो दोज हु आर मिड कैप कंपनीज। मेनी कंपनीज इन टाटाज आर आल्सो मिड कैप्स, राइट? तो दैट डजंट मीन के वो दे आर नॉट हाई ग्रोथ कंपनी, दे आर हाई ग्रोथ कंपनीज। सो मिड कैप इज अ सेगमेंट जो बहुत वैल्यूएबल है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप 10 इयर्स की आज भी रिटर्न देखते हैं ना, तो बिगेस्ट रिटर्न विच हैज बीन जनरेटेड इज बाय मिड कैप। बट लोगों को मिथ ये लगता है कि स्मॉल कैप इज द बेस्ट रिटर्न जनरेटर। इट इज नॉट द केस। यस, लार्ज कैप इज अ गुड बेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन केस यू वांट टू प्ले सेफ। लेकिन अगर आपका व्यू यहाँ से अगले 5-7 साल का है, तो बियॉन्ड लार्ज कैप देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज वन कैन लुक इनटू इट। इंटरेस्टिंग। अनदर थिंग दैट आई हैड इन माय माइंड राइट नाउ वाज कि एक टर्म होती है टैक्स हार्वेस्टिंग। तो अगर जिस ऑडियंस को ना पता हो तो एक बार आप थोड़े से एक लाइन में एक्सप्लेन करें टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता आपने है? क्वेश्चन बहुत अच्छे टाइम पे पूछा है। ये इट इज द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और अगले 9 दिन ही बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर को एंड होने में। सो टैक्स हार्वेस्टिंग इज अ वेरी लीगल वे वेयर यू कैन एक्चुअली सेव मनी। अब एक इन्वेस्टर को 2 तरीके से सोचना चाहिए। पहले तरीके से कि वो इंसान परेशान है कि उसके पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं आ रही, तो वो कहाँ से निकाले। तो ये एक और तरीका है अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को थोड़ा बचाने का या उसको इनहेंस करने का, यानी कि लॉस से बचने का। तो अगर जैसे बिगिनिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर मार्केट वाज इन अ पॉजिटिव टेरिटरी, राइट? देयर वर मेनी पीपल हु वुड हैव बुक्ड देयर प्रॉफिट्स। किसने लॉन्ग टर्म गेन्स बुक करा होगा, किसने स्टॉक सेल करा होगा, या अपने म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म सेल करे होंगे, और आज उनके ऊपर वो टैक्स लायबिलिटी है जो उनको पे करनी है। नाउ टू सेव दैट पर्टिकुलर टैक्स, आज अगर उनके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक या कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आज लॉस में है और उनकी इंटेंशन उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने की है, फंडामेंटली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो वो उसी को आज सेल करके लॉस में, और लॉस को अपने बुक्स में बुक करके उसको दोबारा बाय कर ले। सो वो जो लॉस उन्होंने आज बुक करा होगा इस फाइनेंशियल ईयर में, वो सेटअप हो जाएगा उनके गेन के अगेंस्ट में। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आज सपोज किसी ने 10 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड सेल किया और उसकी एक्चुअली कॉस्ट 8 लाख रुपए थी, तो उन्होंने 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करा। मैं अभी 1,25,000 जो एग्जेम्पशन होता है उसको मैं साइड में रख रहा हूँ कैलकुलेशन को समझाने के लिए। तो आज अगर उसका कोई और म्यूचुअल फंड है या कोई और स्टॉक है जो जिसकी होल्डिंग पीरियड 365 डेज क्रॉस कर चुका है विच इज इन लॉन्ग टर्म, और उस पे उनको लेट से 1 लाख रुपए का लॉस है, और वो स्टॉक या म्यूचुअल फंड उनको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है, तो वो उसको सेल करके उसी टाइम पे उसको दोबारा बाय कर लें। अब दोबारा बाय करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि जो उनकी एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन स्टॉक को या उस फंड को उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रखा है, वो पोजीशनिंग वही रहे फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आज जो उसका नोशनल लॉस वहां दिख रहा है उसको रियलाइज करके अपने जो रियलाइज गेन से एडजस्ट कर लें, ताकि अगर वो 1-2 लाख रुपए का जो उनका गेन था और यहाँ पर उन्होंने 1 लाख रुपए का जो बुक्स में लॉस ले लिया, तो अल्टीमेटली उस 2 लाख रुपए के ऊपर उनको 12.5% का टैक्स पे करना था।
जो अब सिर्फ 1 लाख पे पे करना पड़ेगा। तो एक लीगल तरीका है जिससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को बचा सकते हो। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बट अगर अभी हम सोचे जैसे देयर इज अ फॉल इन स्टॉक मार्केट राइट नाउ, सो इज दिस अ गुड टाइम टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस फॉल एंड सेव टैक्सेस एंड अपना टैक्स हार्वेस्टिंग कर सके? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से, और सपोज अगर आपके पास कुछ ऐसे लॉसेस हैं जो आपके प्रॉफिट्स के साथ आप बुक एडजस्ट नहीं भी कर पाए, तो उसमें आई थिंक आपके ऑडियंस को ये बोलिए निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि वो जो लॉसेस हैं एज पर द इनकम टैक्स लॉ आप उसको अगले 7 साल कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आपका 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन है और आपने 5 लाख रुपए का कैपिटल लॉस बुक कर लिया, और आपने कहा 3 लाख रुपए का तो मेरा कैपिटल लॉस जो मैंने बुक करा वो वेस्ट चला गया। नहीं, हाँ, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट हो जाएगा। अगर अगले में नहीं हुआ तो उसके अगले में एडजस्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी लीगल वे वेयर यू कैन एक्चुअली, आज देखो रिटर्न नहीं बन रहा पोर्टफोलियो में, ये सबके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं से अगर आप टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपने रिटर्न को बचा सकते हैं, सो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ गुड स्ट्रेटजी। ये तो आपने बिल्कुल धुरंधर एडवाइस दे दी हमें, फाइनेंशियल एडवाइस कि हम लोग हाँ। अपना पैसा भी बचा सकते हैं जी, और बिल्कुल। आई थिंक लॉस के समय में भी हम इसको कहीं ना कहीं अपना गेन बना हाँ, सकते हैं। हाँ, नाउ अनदर थिंग जो मेरी ऑडियंस जरूर करती होगी इज एसआईपी। राइट। तो ऐसी मार्केट सिचुएशन जहां हम लॉस देख रहे हैं, हम अपनी एसआईपी कैसे प्लान कर सकते हैं? जिसने एसआईपी प्लान कर रखी है, जिसने एसआईपी करी है, उसके लिए मैं एक एडवाइस दूंगा कि उसको बिल्कुल बंद ना करें, नहीं बिकॉज करें। एसआईपी को ये टाइम चाहिए रिटर्न बनाने का। देखिए एसआईपी क्या है, एक बहुत सिंपल वर्ड है। आज सोशल मीडिया में आपके मतलब माध्यम से कई लोग इतने एजुकेटेड हो गए हैं कि मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि एसआईपी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की एडवांटेज होती है। अब स्टॉक प्राइस आपके हाथ में है या म्यूचुअल फंड की एनएवी आपके हाथ में है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके हाथ नहीं में नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको मार्केट में है ना, वो आपके हाथ में है ना, बिल्कुल मेरे नहीं, हाथ में, किसी के हाथ में है। नहीं। आप एक फॉर्मूला पकड़िए कि मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने हैं या नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाने हैं। हाँ, तो आज अगर सपोज एनएवी उसकी एक म्यूचुअल फंड की एनएवी 10 रुपए है, 10 रुपीज है, और आज मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो मुझे 10,000 यूनिट्स मिलते हैं। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं अपने यूनिट्स को कैसे बढ़ाऊं। तो यूनिट्स को मैं कैसे बढ़ाऊंगा जब एनएवी डाउन होगी, और आज हाँ, मार्केट अगर लेट्स से 20% डाउन तो है, बढ़ा तो लो। वो 10 रुपए की एनएवी आज 8 रुपए है, तो मैं वही 1 लाख रुपए अगर दोबारा डालता हूँ, तो मेरे को यूनिट 10,000 नहीं ज्यादा ज्यादा मिलेंगे। मिलेंगे। So as an investor, my focus should always be how can I enhance my number of units, not how I can enhance the NAV of the fund. NAV को enhance करने का जो काम है वो छोड़ फंड दो। मैनेजमेंट का है, वो आपका नहीं है, लेकिन हम टाइम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दूंगा कि एसआईपी को इस टाइम पे बिल्कुल बंद नहीं करना, ये टाइम है एसआईपी को बूस्ट करने का। बढ़ाओ। या तो बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या आप इस टाइम पे लमसम डालिए, तो दिस इज ज्यादा कॉल्ड अमाउंट एसआईपी डालें। बूस्टर, क्योंकि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स तभी बढ़ेंगे ना। आज अगर कोई एक इंसान 1 लाख रुपए की एसआईपी कर रहा है, राइट, तो आज उसको पता है एनएवी डाउन है, लेकिन वो 1 लाख ही डालेगा तो एवरेज होगा। अगर उसकी कैपेसिटी 2 लाख डालने की है तो वो कीजिए। तो दिस इज द राइट टाइम कि आप ज्यादा पैसा डाल दो। मैं देखो, आई थिंक ये स्ट्रेटेजी प्रूवन है, और ये मैं खुद अपने लिए और अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी फॉलो करता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ जब ऐसी मार्केट होती है ना, और आपके पास लमसम पैसा पड़ा है इन्वेस्ट करने का, और आप कंफ्यूज हैं कि लमसम डालें ना डालें, बिकॉज लमसम डालते हैं तो मार्केट अगले दिन और गिर जाता है, फिर डालते हैं तो और गिर जाता है। मैं कहता हूँ आपकी एसआईपी को डबल कर दीजिए, जस्ट डबल योर एसआईपी। जब तक ये सिचुएशन चल रही है अपनी एसआईपी को डबल कर दीजिए, तो आपका एवरेज हो जाएगा 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, अपने आप को स्ट्रेच करने के लिए आप उसको डबल कर दीजिए। करेक्ट, इफ यू डबल योर एसआईपी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स आपको उसका बेनिफिट अभी इमीडिएटली नजर नहीं आएगा, आपको बेनिफिट Long नजर term। आएगा लॉन्ग टर्म में। पर आज के रेट में प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, हमें ना जो इमीडिएट स्टिमुलेशन मिलती है ना, उसका बहुत एडवांटेज है। आज क्विक कॉमर्स है, क्विक कॉमर्स, हमें कुछ भी चाहिए मोबाइल में अभी डालते हैं, क्विकली हमारे पास में आ जाता है, वी गेट सेटिस्फाइड। सिमिलरली वो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर वो क्विक स्टिमुलेशन नहीं मिलती, यू हैव टू वेट फॉर अ We know पीरियड टू that। कम ओवर। लेकिन वो इम्पेशेंट जो है, दैट समथिंग नीड्स टू बी कंट्रोल्ड बिकॉज ओवर। आई थिंक व्हेन मनी इज इन्वॉल्व तो हम ग्रीडी हो जाते हैं और हमें मनी इज पेशेंस ऑलवेज अ नहीं फर्स्ट रहता। लव, मनी इज ऑलवेज अ फर्स्ट लव फॉर द इन्वेस्टर, बट मुझे लगता है वही पैसा डालना चाहिए जो इंसान को अगले 5-10 साल के लिए नहीं आगे चाहिए, का सोचें। नहीं चाहिए। हमने एसआईपी की अब बात कर ली, हमने स्टॉक की बात कर ली, हमने टैक्स हार्वेस्टिंग की बात कर ली। हमें कहीं ना कहीं मुझे खुद को एक थोड़ा सा कामनेस फील हुई है कि मैं स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा डर कम रही हूँ और समझ रही हूँ कि क्या बेटर तरीके हैं कि हाउ आई कैन पास द स्टॉर्म राइट नाउ। नाउ वन मोर थिंग जो मेरी सारी ऑडियंस ने इन्वेस्ट किया होगा, जैसे ट्रेंड चले, गोल्ड एंड सिल्वर। आई वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि अभी इतना गिरा हुआ है। गोल्ड एंड सिल्वर को ना आप अपने पोर्टफोलियो में एज अ कोर नहीं, एज अ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेस कीजिए। स्पेसिफिकली गोल्ड को, सिल्वर को नहीं। सी, गोल्ड इज ऑलवेज बीन नोन एज अ सेफ हेवन। ठीक है, अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 28 फरवरी को ये वॉर स्टार्ट हुआ,
ठीक है, और आज हम 21 मार्च को बैठे हैं, करेक्ट। तो इस दौरान वॉर हुआ है। गोल्ड लाइक्स वॉर, अगर Yes, वॉर होती है बढ़ता तो है, गोल्ड बढ़ता है, बढ़ता है। लेकिन देखिए गोल्ड 10% गिरा है। एग्जैक्टली। तो गोल्ड 10% क्यों गिरा है? तो जस्ट नॉट लाइक इट हैज नॉट बिकम अ सेफ हेवन नाउ, इट शुड बी प्लेस्ड लाइक अ सेफ हेवन। तो आज मैं ये भी बोलूंगा, अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड भी लेना है ना, तो हाँ। वो भी एसआईपी के थ्रू लें या धीरे धीरे करके लें। गोल्ड हम कभी भी किसी भी रेट पे बाय कर लेते थे, लेकिन गोल्ड हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो टुडे। या। मेरे को 20-22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो हमेशा जब भी कोई इन्वेस्टर्स से हम पढ़ते थे बुक्स में, ये लिखा होता था कि गोल्ड एलोकेशन शुड बी आइडियली 5-7% ऑफ योर पोर्टफोलियो। आज अगर किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड भी आप बात करें, उसका जो मॉडल पोर्टफोलियो देखें, उन सबका स्टेटमेंट चेंज होके गोल्ड का एलोकेशन 5% से 15 to 20% हो गया है। सो दिस इज समथिंग लाइक अ स्लीपिंग पार्टनर इन योर कंपनी, जिसको आपको रखना है। देखिए वो वैल्यूएबल है, आपको रखना पड़ेगा, जरूरी उसके है। जरूरी हो गया है। तो गोल्ड का एलोकेशन आप उसी हिसाब से रखें, बट आई थिंक 15-20% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड आइडियली बी इन गोल्ड। ये आपको दो बेनिफिट देता है। एक बेनिफिट, जो एडवर्स सिचुएशंस होती है मार्केट के अंदर, उसमें आपको प्रोटेक्ट करता है। प्लस दूसरा, जो डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, वो गोल्ड से लिंक्ड है। तो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट गोल्ड आपको उस करेंसी डेप्रिसिएशन को भी हेज करने में बेनिफिट देता है पोर्टफोलियो में। अब आता है ठीक है। सिल्वर का एलोकेशन। सिल्वर इज एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी। हाँ। इट इज एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी। अगर इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगे तो सिल्वर भी ग्रो बढ़ेगा। करेगा। अभी जो सिल्वर चला है, टू माय माइंड, वो चला है बिकॉज इट इज अ कॉमन कमोडिटी विच इज बीन नेम्ड अलोंग विद द गोल्ड। वो गोल्ड के साथ हमेशा हम सिल्वर बोलते हैं, गोल्ड के साथ हम कभी कॉपर नहीं बोलते, गोल्ड के साथ कभी हम एल्यूमिनियम नहीं बोलते, हमेशा हम सिल्वर बोलते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर बोलते हैं। तो इसलिए सिल्वर हैज टेकन दैट पर्टिकुलर रन। बट आई थिंक फॉर एन इन्वेस्टर one has to be very cautious by allocating the money into silver। मुझे लगता है मैक्सिमम रिटर्न काफी सिल्वर में मेरे हिसाब से आ चुकी है। आने वाले में तो और टाइम में आ सकती है, बट जो अभी आया है, अगर उसको देखते हुए कोई इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में एलोकेट करता है, तो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। यानी कि जो हमने सिल्वर का ट्रेंड देखा था बढ़ते हुए, अगर हम वही सोच के सिल्वर में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स रॉन्ग। वो सेम ट्रेंड Human- शायद ना आए। ह्यूमन माइंडसेट यही है। ह्यूमन माइंडसेट वही बिलीव करता है कि जो हो चुका होता है और वही होगा, होगा। लेकिन जनरली ऐसा कभी और होता मैं भी नहीं तब है। पैसे कमाऊंगा। हाँ, बट कभी ये ऐसा माइंडसेट होता छोड़ है। दे। इट्स ऑलवेज एन 80-20 रूल। 80% people thinks one way and only 20% people thinks other way. So 80% people are buying, 20% people are always selling. तो वो 20% में आपको कैसे आना है, वो एक इन्वेस्टर को एक आर्ट आनी चाहिए। बट मुझे लगता है खुद वो करने से पहले आप प्रोफेशनल हेल्प लें। दैट्स वेरी बेनिफिट फॉर देम टू ब्रिंग देम इनटू दैट 20%। Or you can listen to our podcast and know what to do Why not? exactly. Definitely, One definitely. last question I have for you, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है, बट व्हाट्स दैट वन एडवाइस जो आप देना चाहोगे घर पे बैठे इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो भी पैनिक कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जो हो रहा है उससे डर रहे हैं? व्हाट्स दैट वन एडवाइस? अपनी ऐप डिलीट कर दें, ऐप डिलीट कर दे। ना देखें पोर्टफोलियो को। स्टॉप अच्छा। लुकिंग एट योर पोर्टफोलियो ऑन डेली बेसिस। I know people who are not looking at on daily basis, but they're looking at every hour. वो आपको बहुत इमोशनली खराब कर देगा, आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करेगा। अग्रीड। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ आपकी लॉन्ग टर्म में बेटर हो जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। लॉन्ग टर्म में हमेशा बेटर हो जाएगी, मैं नहीं, कोई भी गारंटी दे सकता है। बट आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, उसको संभालना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम पे ना आप एक बहुत गलत डिसीजंस ले लेते हो अपने लाइफ के अंदर। वो डिसीजंस आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे। So at this point of time, I would advise not to look at the portfolio on daily basis. अगर आपका asset allocation अगर disturbed है, let's say suppose आपने ideally start किया था कि मैं एक moderate investor हूँ और मेरा equity जो है मेरे portfolio में 70% होना चाहिए, और आज और debt मेरा 30%, debt या other gold and silver commodities 30% होना चाहिए। Because of the market fall, वो 70% allocation जो है वो let's say 60% आ गया है, तो आप अपना 10% equity बढ़ा दो। Okay, makes sense. So that is the only restructuring which somebody can look at this point of time. Otherwise, I don't think so there is anything to be panicked. Go with your goals, right? If your goals are far from here, let's say अगर आपके goals यहाँ से 5, 10 साल, 15 साल दूर है, तो this is something which is to be ignored. But हाँ, अगर आपका goal अगले 1 साल दूर है, that और आपका पूरा का पूरा पैसा मार्केट में है, that is something which जो आपने structurally अपने पोर्टफोलियो में ध्यान नहीं दिया, या आपने किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं ली कि आपने सारा पैसा इक्विटी में डाला और आपकी उस पैसे की रिक्वायरमेंट अगले नियर टर्म में है। तो द रूल इज सिंपल, व्हेनेवर योर रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर मनी और डिपेंडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मनी इज नॉट फार, इट इज 6 months 1 year अवे, द मनी शुड नॉट बी इन इक्विटी। अगर ऐसा कुछ है तो देन somebody needs to be panicked. Okay, I think the episode was very interesting, क्योंकि
मुझे समझ आया मुझे मेरी एसआईपीज के साथ क्या करना है, मुझे समझ आया मुझे मेरे गोल्ड और सिल्वर के साथ क्या करना है, मुझे समझ आया कि स्टॉक मार्केट में जो अभी चल रहा है उन सब चीजों को मैं कैसे समझूं, कैसे एनालाइज करूं, कैसे फ्यूचर प्लानिंग भी करूं अपने लिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारी चीजों की एक क्लैरिटी मिली मुझे इस एपिसोड से। एंड द क्रक्स इज, डू नॉट पैनिक राइट नाउ, स्टॉप लुकिंग एट योर पोर्टफोलियो अगेन एंड अगेन। अपने फ्यूचर गोल, लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो। शॉर्ट टर्म गोल के लिए दिस इज नॉट द मार्केट। करेक्ट। आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो फुलफिल होगा, दिस नो नीड टू पैनिक। एंड दिस इज नॉट अ क्रैश, दिस इज नॉट अ क्रैश जो हम कह रहे हैं। आई रेड न्यूज सेइंग कि And I wish कोविड लेवल क्रैश आ I गया। wish वो क्रैश वाला लेवल ना जाए मार्केट के नहीं अंदर, nobody can predict। everybody yes, wishes but that। fundamentally ऐसा लगता नहीं है, fundamentally ऐसा Right. लगता नहीं। So let's pray for the best and thank you so much for explaining Thank all of you। this to us today. Audience is also very grateful कि हमें ये सारी चीजें समझ आई एक छोटे से एपिसोड से नमा टॉक्स के। Thank you for being on Nama Talks. Thank you If Kushi। you guys like this episode तो comment करके जरूर बताएं। If you have any more questions comment में जरूर डालिएगा। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी क्वेश्चन का आंसर करें। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दिस इज योर होस्ट खुशी के गुन। थैंक यू।